वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्लाउड, जो हम विस्तार रूप से समझा नहीं पाए थे, लेकिन इस कंसेप्ट में हम कोशिश करेंगे आपको क्लाउड के विषय में समझा सकें। इसलिए हमने बोर्ड पे पहले से ही कंटेंट को पूरे तरीके से नोट कर रखा है, ताकि आपको पहले मिस्टेक है, कई लोगों ने कमेंट करके बताया कि सर आपकी राइटिंग जो है बहुत वो अजीब सी, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। मैंने प्रयास किया है आपको पहले से इसे लिखने का और अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन प्यार और सम्मान जो आप लोगों का मिला है उसके लिए बहुत बहुत आप धन्यवाद के पात्र आप सभी हैं। कंटिन्यूसली आप सपोर्ट देते रहें, शायद हमें एक नई बुलंदी मिल सके। चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे बात कर रहे थे क्लाउज। क्लाउज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। क्लाउज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। उपवाक्य होता क्या है? उपवाक्य जो क्लाउज होता है, क्लाउज की हमने क्या की एक डिफिनेशन भी नोट कर रखी है, आप जान सकते हो। बहुत लोग तो ये है क्लाउज ही नहीं समझ पाते हैं और फ्रेज भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब ये जो वीडियो है वो ओनली केवल क्लाउज के ही ऊपर है, क्योंकि क्लाउज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिटन गुड इंग्लिश। अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए हमें इसे बहुत जरूरी है क्लाउज को पढ़ना। चलिए हम बात करते हैं क्लाउज के ऊपर। तो क्लाउज हमने लिखा है, क्लाउज इज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो क्लाउज इज माने है, सच माने ऐसा, अ माने एक, ग्रुप माने समूह, ऑफ वर्ड शब्दों का। मतलब क्लाउज वाक्य जो एक ऐसा वाक्य का शब्दों का समूह है। दैट मतलब होता है जो फॉर्म्स बनाता है या होता है, उसमें फॉर्म होता है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो एक वाक्य का एक भाग होता है। एंड और कंटेंस, कंटेंस मतलब होता है समाहित होना या उसके अंदर होना, उसके अंदर कंटेंस होते हैं। अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होता है, एंड अ फाइनाइट वर्ब, और एक उसके अंदर फाइनाइट वर्ब मौजूद होती है। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो क्लाउज होते हैं, क्लाउज की क्लास भी होती है, अलग तरह की डिवाइडेशन भी किया गया है। आप देख सकते हो काइंड्स ऑफ क्लाउज। काइंड्स ऑफ क्लाउज की अगर बात की जाए, मैंने आपको बैक डे में बताया था कि जो क्लाउज थे वो हमने आपको बताया था, क्लाउज को डिफाइन किया गया है। क्लाउज उपवाक्य होता है, और क्लाउज उसको जैसे मान लो एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना अति आवश्यक है। अगर शब्द और मतलब एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब अगर नहीं होती है तो वो सेंटेंस जो होता है एक क्लाउज नहीं कहा जा सकता है। क्लाउज के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना अति आवश्यक है। अब ये बात ये भी बताई थी आपको, क्लाउज जो होता है, क्लाउज जो होता है, क्लाउज में होता क्या है? अब इसमें हमने बताया था सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का होना अति आवश्यक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें जो फाइनाइट वर्ब होती है क्लाउज के अंदर, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलेगी, उसे बदलना पड़ेगा। अगर सेम कंडीशन से रखोगे तो ये फाइनाइट वर्ब नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाती है। हम फाइनाइट वर्ब के विषय में बता रहे हैं, और नेक्स्ट जो आगे वीडियो आते रहेंगे उसमें हम नॉन फाइनाइट के विषय में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे विस्तार रूप से। आप देख सकते हो काइंड्स ऑफ क्लाउज की बात कर रहे थे। काइंड्स ऑफ क्लाउज में देखिए पहला है प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज वो क्लाउज होती है जो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट मतलब होता है मतलब किसी पर आश्रित ना होना, आश्रित होती है, मतलब आश्रित नहीं किसी के ऊपर होती है। ये स्वयं भी अपना अर्थ देती है, ऑटोमेटिकली अपना ही अर्थ ही स्वयं देगी। और ये एक होता है इसमें सेकेंड नंबर पे, जो दूसरे नंबर पे हमने लिखा है, एक है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब, सबका मतलब होता है सबऑर्डिनेट। ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है, ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए दूसरे पहले वाला जो प्रिंसिपल क्लाउज का सेंटेंस होता है उससे अपना अर्थ पूरा करने के लिए दोनों को सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तब जाके उसे बोलते हैं हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। और इसके नंबर तीसरे पे हमने जो लिखा है वो है कोऑर्डिनेट क्लाउज होती है। ये ऐसी क्लाउज ये भी है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज है। और जो ये प्रिंसिपल क्लाउज थी ये भी हमारी जो है इंडिपेंडेंट क्लाउज होती है। डिपेंडेंट क्लाउज केवल सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है, क्योंकि इसको अपनी मीनिंग पूरी करने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज से मदद लेनी पड़ती है। चलिए हम आगे भी बात कर रहे हैं, तो हम आगे क्या करेंगे उसको एक एग्जाम्पल की मदद समझेंगे। हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जो प्रिंसिपल क्लाउज का हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पर जो हमने लिख रखा है बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं, दिस इज द फैन, दिस इज द फैन विच आई बॉट यस्टरडे। दिस इज द
दिस माने या, इस माने है, द माने यहाँ पर द का जो अर्थ लिया गया है उसका अर्थ है वही। दिस इज द फैन, या वही फैन मतलब पंखा है, विच माने जिसको, आई माने मैंने, बाट माने खरीदा, स्टरडे ये वही पंखा है जिसको मैंने कल खरीदा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लाउज जो है, प्रिंसिपल क्लाउज इसमें आपको नजर आ रहा है विच जो बता रहा है, विच यहाँ पर एक कहने का मतलब डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड तो है, जबकि विच का अर्थ कौन होता है या कौन सा या कौन सी अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर एज ए कंजक्शन के रूप में जब इस्तेमाल किया जाता है तो इसका अर्थ बदल कर जो रख दिया जाता है, जो कि यहाँ पर एक काम कर रहा है, एक कंजक्शन का जो बना रहा है यहाँ पर प्रिंसिपल क्लाउज। और नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है कोऑर्डिनेट क्लाउज का। कोऑर्डिनेट क्लाउज में मैंने आपको बताया था इन कंजक्शन को पहचानने का सिंपल सा तरीका होता है फैन बॉयज। मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में फैन बॉयज, हमने बताया था F मीन्स फॉर, A मीन्स होता है एंड। तो आप यहाँ से बस यही कैचिंग पावर आपकी अच्छी है, यहाँ से एंड को पता कर सकते हैं कि ये आपका जो एग्जाम्पल जो दिया गया है ये आपका कोऑर्डिनेट क्लाउज का बना हुआ है। ही वेंट, वह वेंट माने गया, टू हॉस्पिटल वह हॉस्पिटल गया, एंड और सा उसने देखा, हर उसे, और उसने वहां पर उसे देखा। तो यहाँ पर जो एंड है हमारा फैन बॉयज में आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ा हुआ है, तो ये मेरी जो क्लाउज है ये कोऑर्डिनेट क्लाउज है। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा दिया है सबऑर्डिनेट क्लाउज का। सबऑर्डिनेट क्लाउज जो देख सकते हैं आप, सबऑर्डिनेट क्लाउज, आई वर्क देयर, आई वर्क, आई माने मैंने, वर्क माने काम किया, देयर वहां, फॉर 3 days मैंने वहां 3 दिन काम किया। व्हेन जब, आई रिसीव्ड अ टेलीग्राम जब मैंने वहां पर एक टेलीग्राम जो है मैंने प्राप्त किया, तो मैंने वहां पर 3 दिन काम किया। जो यहाँ पर है सबऑर्डिनेट क्लाउज, मैंने आपको बताया था जो पहला प्रिंसिपल क्लाउज होता है ये इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है, और कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है, और सबऑर्डिनेट जो होता है ये डिपेंडेंट क्लाउज होता है। इसे पूरा मीनिंग देने के लिए बैक वाले सेंटेंस से थोड़ी हेल्प लेनी पड़ती है। आई वर्क देयर फॉर 3 days मैंने वहां पर 3 दिन काम किया। व्हेन जब, यहाँ पर ये जो अर्थ आ रहा है टाइम बता रहा है, ये क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। इसको किया है व्हेन जब मैंने वहां 3 दिन काम किया है। अगर इसी को सिंपल निकालने का प्रयास करो, व्हेन आई रिसीव्ड अ टेलीग्राम, इसका क्या अर्थ निकल रहा है, इसको पूरा अर्थ ही नहीं मिल पा रहा है, मैचिंग नहीं कर रहा है, तो इससे हेल्प लोगे। आई वर्क देयर फॉर 3 days मैंने वहां पर 3 दिन काम किया। व्हेन आई रिसीव्ड अ टेलीग्राम, दोनों सेंटेंसों को मिलाने से ही एक सबऑर्डिनेट क्लाउज का सिस्टम मिल रहा है, क्योंकि इसका मीनिंग पूरा हो रहा है। देखिएगा हमने नोट कर दिया है सबऑर्डिनेट क्लाउज। अभी आप देख रहे थे प्रिंसिपल क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज, अब हम बात करने वाले हैं उसी में, टॉपिक वही चल रहा है, अब उसमें बात आ गई है सबऑर्डिनेट क्लाउज की। अब सबऑर्डिनेट क्लाउज भी काइंड्स अगर देखा जाए, सबऑर्डिनेट क्लाउज की काइंड्स भी देखा जाए तो नाउन क्लाउज होता है, एडजेक्टिव क्लाउज होता है और एडवर्बियल क्लाउज होता है, जो कि तीनों हमने लिख रखे हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्बियल क्लाउज, ये तीनों होते हैं, ये क्लाउज होते हैं। 3 क्लासिफिकेशन में इस क्लाउज को बांट दिया जाता है। अब सबसे पहला अगर इसमें जो होता है वो होता है नाउन क्लाउज। अगर हम देखें, जाने कैसे जानेंगे कि नाउन क्लाउज है, तब हम जाने से नाउन क्लाउज है कि ये एडजेक्टिव क्लाउज है, एडवर्ब क्लाउज है, कैसे पहचाने सेंटेंस के अंदर क्या है। तो पहचानने के लिए मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं, मैंने लिखा है नाउन क्लाउज। इसमें नाउन क्लाउज को देख लीजिएगा, फंक्शंस ऑफ नाउन। अब फंक्शन, नाउन के जो फंक्शन होते हैं एक सेंटेंस में, सेंटेंस के रूप में, तो देखो इतनी तरीके से जो नाउन होता है एक सेंटेंस में काम कर सकता है एक पद में। नंबर 1 पे मैंने लिख रखा है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की तरह भी काम करेगा। और प्लस 4 नंबर पे लिखा है कम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, और कम्प्लीमेंट टू अ वर्ब की तरह भी काम करेगा। 5 नंबर पे है कैस इन अपोजिशन, कैस इन अपोजिशन की तरह काम करेगा। 6 में लिखा है ऑब्जेक्ट टू अ
पार्टिसिपल, एक पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट होगा उसकी तरह भी काम करेगा। और 7 नंबर पे दिया ऑब्जेक्ट टू एन इन्फिनिटिव, एक इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट होगा। इन तरीके से, सातों तरीके से आप नाउन को पहचान सकते हो। हम प्रयास करेंगे सबका एक एक एग्जाम्पल दें ताकि आपको ये पता चल सके कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कैसे नाउन पहचाना जाएगा। तो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू अभी आगे समझाते हैं। ठीक है, ऊपर वाला देख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल जो हमने लिखा है, व्हाट ही डज ही इज नॉट नोन टू मी। जो पहला वाला है सब्जेक्ट टू आ वर्ब, सब्जेक्ट टू आ वर्ब का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर इज दिया हुआ है, जो इज दिया हुआ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और ये यहाँ पे डज जो है ये भी अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम कर रहा है। ये नाउन है जो एक सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम कर रहा है, जो सबसे पहले हमने आपको बताया है। आप इसके देख लिए, इच का जो ऑब्जेक्ट है ये डज है, इसीलिए इसको बोला गया है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। और नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का देखिएगा, आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है वर्ब का, तो यहाँ पे देख सकते हो आस्क्ड के बाद जो अगला सेंटेंस लिखा गया है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और में कौन है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आस्क्ड जो है आपका पूरा यहाँ सेंटेंस जा रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। और नेक्स्ट जो अगला सेंटेंस इसमें दिया है आप देख सकते हो तीसरे नंबर पर, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन देख सकते हैं यहाँ पर, प्लीज लिसन। प्लीज लिसन के बाद लिखा हुआ है पूरा कंसेप्ट यहाँ तक, टू व्हाट ही सेड, वह क्या कहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट से पहले टू लगा है, तो यहाँ पर जो लिसन है, लिसन एक वर्ब है। हमेशा आपको बताया गया है सब्जेक्ट सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब, और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। आपको बताया गया है इस तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसी के ही मैनर से अगर देखा जाए तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका वर्ब काम कर रहा था, यहाँ पर जो वर्ब है ये डज, ये सब्जेक्ट का काम कर रही है, और यहाँ पर है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्ब एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट में चाहे आप भी को बना सकते हो, और चाहो तो यहाँ पर गोइंग जो है, ये जो लास्ट में गोइंग आ रही है ये भी है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। और यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरे वाले एग्जाम्पल में दिया है और प्रीपोजिशन, क्या बोला था, वर्ब ऑफ द प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन में देखो प्लीज लिसन के बाद आप देख सकते हैं कि टू व्हाट लगा है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन दिया गया है ये टू दिया गया है, क्योंकि लिसन वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है सीधे, तो टू आया है तो उसी को बोल दिया गया है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। और जो आपका चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर वाला जो है कंप्लीमेंट टू अ वर्ब, कंप्लीमेंट टू अ वर्ब। तो यहाँ चौथे वाले एग्जांपल में देख सकते हो, दिस इज व्हाट आई सेड, दिस इज व्हाट आई सेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आई सेड लिखा है ये कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब है, ये कंप्लीमेंट, इस सेंटेंस का जो कंप्लीमेंट है वो यहाँ पर सेड बताया गया है, ये कंप्लीमेंट है, ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ये सब टोटल जो हम आपको बता रहे हैं ये फंक्शन ऑफ नाउन बता रहे हैं। अभी आपको बैक में अभी पिछली वाली स्क्रीन पे आपने देखा होगा, आपने लिखा था कि फंक्शन है, ये सब नाउन के फंक्शन है, नाउन किस तरीके से काम कर सकता है। तो यहाँ पर भी आपको बता दें कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब की तरह काम कर रहा है। और 5वें नंबर पर जो 5वां एग्जांपल है आपका, एज कैश, कैश इन अपोजिशन, कैश इन अपोजिशन में देखो दिया गया है हिज विश, उसकी इच्छा है, दैट ही में बिकम एन एमएलए इज अनरीजनेबल। अब यहाँ पर देख रहे हो कैश इन अपोजिशन में हिज विश उसकी इच्छा है, आप यहाँ तक देख रहे हो ये वाला, अब हिज विश उसकी इच्छा है, दैट ही में वो बन जाए, क्या बन जाए, एमएलए, एमएलए। और यहाँ पर ही जो आया है, जब कैश इन अपोजिशन का प्रयोग तब हो जाता है जब एक सब्जेक्ट के विषय में दो